करप्शन तो बढ़ाने का काम किया है। पहले तो नॉन कॉग्निजेंस, मतलब कि एक तरह से इसको समझेंगे तो पहले नॉन वेलेबल था, अरेस्टिंग थी। हाँ, अभी तो 50,000 रुपये का, सॉरी, ये जो अभी जो है कॉग्निजेंस एनसी में चला गया। तो पॉइंट ये है कि अभी पहले से ज़्यादा करप्शन, 50,000 रुपये का आप जुर्माना भरिए और आपकी जमानत हो जाएगी। पहले आपको बेल भी नहीं मिल सकती थी, आपकी अरेस्टिंग भी थी, वो सब चला गया। तो अब तो करप्शन ज़्यादा होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि करप्शन जो है अब रुकेगा या एनक्रोचमेंट रुकेगा? अब तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। लेकिन दिक्कत क्या है आपके हिसाब से, क्यों ये बिल नहीं आना चाहिए था? क्यों ये बिल नहीं आना चाहिए था? एक तो किसने डिमांड की है कि सब औकाफ के बारे में आप सोचिए। जो लेबर लॉज हैं, जो दूसरे कानून जो अभी यहाँ ज़रूरी हैं, जो किसानों के लिए जो इन्होंने हंगामे किए हैं, खुद से वो लेकर आए हैं, जो जो उन्हें चाहिए वो नहीं ला रहे हैं। किस चीज़ से फितना फैलता है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये देश को, मतलब आप देखिए, जहाँ हमारे देश में कल्पना चावला के बारे में पूरे विश्व में भी दिखाया गया, और हमारे देश में कल्पना चावला की जब बात हो रही थी तो स्पेस और अंतरिक्ष की बात हो रही थी, उस वक्त हमारे देश के अंदर कब्र में जा रहे थे लोग। सुनीता विलियम्स, सॉरी, सुनीता विलियम्स। तो क्योंकि इसके पहले कल्पना चावला की और अभी सुनीता विलियम्स का था। थैंक यू। तो जो सुनीता विलियम्स आप देख रहे हैं कि सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में जाकर आई हैं, और इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई कि वो कम पीरियड के लिए गई थी, लेकिन इतना टाइम भी वो सर्वाइव करके भी वापस आए। तो इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, तो कहाँ जा रहे हैं? आसमान से ऊपर जा रहे हैं, चांद से ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ हमारा देश गड्ढे में जा रहा है, कब्र में जा रहा है। ये जब स्थिति रहेगी आपकी कि ऑलरेडी आपका जो है पहले एक सिस्टम बन चुका है, एक वक्फ बोर्ड है, CWC जो है आपकी वक्फ काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, ट्रिब्यूनल बनी हुई है, जुडिशरी है, उसको सारे केस को हैंडल करने के लिए। तो बजाय उसको स्ट्रेंथन करने के, उसको इन लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया, उसमें कम्युनल एंगल लेकर आ गए। एक मजहब की जो आज़ादी है, उस आज़ादी के अंदर इंटरफ्रेंस है। मतलब जो मुझे संविधान ने आज़ादी दी है, जो धर्म की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 23 to 28 मुझे जो आज़ादी देता है, उसको इस सरकार छीन रही है। तो ये मतलब संविधान विरोधी सरकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना सर कि ऊपर जो अपर लेवल के मुस्लिम हैं वो लोग आपका फायदा उठाते थे, हम तो पसमानदा जो लोअर क्लास है उसको फायदा पहुंचाएंगे इस बिल से, और लोगों की समझ में भी आ गया, इसलिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो रहा है। नहीं, समझ में तो ये आ गया है कि ये जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा में जब ये बिल पास किया जा रहा था, हाँ, उस दिन पूरी फ्राइडे की नमाज को किस तरीके से आप देखेंगे, हर मस्जिद में इन लोगों ने पुलिस फोर्स लगाई, हाँ, और इन्होंने साफ तौर पर ऐसे ऐसे मैसेज दिलवाए जिससे कि समाज में अराजकता फैले, देश में अराजकता फैले, यहाँ पर फसाद हो जाए। क्योंकि आप देखिए, जो उन्हीं का एलआई संजय निरुपम, जलियांवाला बाग हो जाएगा आज़ाद देश के अंदर। जलियांवाला बाग हमारे लिए कितना एक पवित्र स्थान रखता है देश की आज़ादी के लिए। उसमें ये लोग अपने आप को बता रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो किया हम वही करेंगे। तो ये जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ये काम किया है। वो कह रहे हैं आंदोलन नहीं होने देंगे, हम शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, अगर शाहीन बाग बनाओगे तो जलियांवाला बाग बना देगी सरकार। तो इसीलिए तो उस टाइम के जो हिटलर शाही करने वाले जो जनरल डायर हैं, तो जनरल डायर के जो ये वंशज हैं, है ना, आपको मालूम है, वो उनका जो एक वंश आ रहा है वो ट्रांसफ़र हुआ है सावरकर के अंदर, और सावरकर उनके आइडियल हैं जो अंग्रेज़ों की तनख्वाह पाते थे। तो ये देश में हम यही तो कह रहे हैं कि ये देश में ये लोग डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करके हिटलर शाही के साथ तानाशाही लाना चाहते हैं, राजशाही लाना चाहते हैं। इसलिए ये नुकसान, मैंने सर्वप्रथम ही आपको इस बारे में बताया कि ये जो नुकसान है सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, यहाँ की जो गरीब जनता के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसानों के बारे में आप बात करेंगे, आप तमाम अल्पसंख्यक जो लोग हैं, हमारे SC ST ब्रदर्स हैं, ये कंप्लीट जो 1 to 3% जो ये संघ परिवार के लोग हैं, उनके अलावा पूरे इंडिया को इसका नुकसान है।
बहुत बड़ा नुकसान है। ये आने वाले समय में बहुत महसूस हो जाएगा तमाम हमारे भारतीयों को। लेकिन सर सरकार के बिल आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो सीए लाते हैं तो आपकी समझ में नहीं आता, ट्रिपल तलाक लाते हैं तो भी विरोध होता है, अब वो ये लेके आए वक्फ वाला तो भी विरोध कर रहे हैं। तो सरकार किसी दूसरी भाषा में लाना चाह रही है, वो तो मुसलमानों का फायदा करना चाह रही है, ऐसा वो कहते हैं। देखिए, आप ये देखिए कि उनकी जो मंशा है वो हमें समझ में आती है, अच्छा। और हम ये कहते हैं कि हमें संविधान समझ में आता है, हम्म, और जब उनकी मंशा और संविधान को हम जोड़ते हैं हम्म, तो वो हर काम असंवैधानिक कर रही है। हम्म, जब हम किसी भी चीज की देश में प्रियम्बल में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं है, जी, और धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, उसको मंदिर मस्जिद करना चाहिए क्या? बल्कि जो मंदिर में जाने वाले हैं, मस्जिद में जाने वाले हैं, गिरजा में जाने वाले हैं या हमारे गुरुद्वारा में जाने वाले हैं, उन सब की उस धर्म की आज़ादी को बचाने का काम है। तो आप जब सिटीजनशिप के अंदर कम्युनल एंगल दोगे, सांप्रदायिकता फैलाओगे, जब ये सीएबी था तभी हमने कह दिया था, तभी इसकी प्रतियां हमने तभी फाड़ी थी जंतर मंतर और हमारे पार्लियामेंट के सामने, कि ये जो है आप कानून बना रहे हो, ये कम्युनल एंगल में क्यों बना रहे हो? आप ये क्यों कह रहे हो कि एक मजहब के साथ तो इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा और बाकी मजहब को ऐसे करेंगे? तो वो डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे भारतीयों को ये समझ में आना चाहिए कि ये सरकार हमारे भारत विरोधी वर्क कर रही है, भारत विरोधी काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है। उसी तरीके से मेरी धर्म की आज़ादी को ये छीन रही है, मेरी समानता की जो अधिकार हैं इसके ऊपर आप चलेंगे 19 से 23 में जो मेरे हुकूक हैं, स्वतंत्रता के जो हुकूक हैं, वो ये मेरी आज़ादी छीन रही है। उसके ऊपर आप चलेंगे 14 से 18 के जो आपके समानता के अधिकार हैं, यहाँ पर ये थोड़ी है कि मोदी के राइट अलग होंगे और मोहम्मद शफी के राइट अलग होंगे, सबके राइट्स बराबर होने हैं। तो ये संविधान विरोधी है, तो हमें संविधान समझ में आता है और ये संविधान के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए विरोध है, यह विरोधाभास। लेकिन सर टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल है, कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले सरकार लेके आएगी तो सेकुलर नेता नीतीश कुमार उन्हें नुकसान हो सकता है, या उनकी खामोशी और इस बिल को समर्थन जो है उस पर आप क्या कहेंगे जिस तरीके का? देखिए, मैं अभी जब वहाँ बिहार के अंदर जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो एहतजाज हुआ और हमारे शरिया मिलकर जो वहाँ पर किए थे, उस वक्त में मैंने तब भी ये कहा था कि नीतीश जी को समझना चाहिए, जिस तरह से सावरकर की गद्दारी को याद कर रहे हैं, आने वाले समय में सावरकर के रूप में नीतीश जी को याद किया जाएगा। अच्छा। ये सेकुलर चैंपियन नहीं है, क्योंकि ये क्या किया है इन्होंने? मुसलमानों को भरोसा दिलाकर कि हम समानता की बात करेंगे। कभी भी मुसलमान किसी भी और धर्म के या जाति के हक अधिकार को लेने की बात नहीं करता है। जो संविधान में उसके हक दिए हुए हैं उसकी मांग करता है, इंसाफ की मांग करता है। तो इसमें दो एंगल हुए हैं। एक तरह से ये लोग जो इन्होंने टाइमिंग रखी है, इलेक्शन की टाइमिंग रखी है, लोग कह रहे हैं गलत टाइमिंग रखी है, लेकिन मुसलमानों की खासतौर पर अल्पसंख्यकों की आंख खुल जानी चाहिए कि ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पर आपको टोपी पहनाते हैं, टोपी पहनकर आप जाग जाओ। तो हम तो ये कहते हैं कि आवाम की आंख खुली है कि लोग किस तरह से धोखा दे रहे हैं। लेकिन सर अभी हाल ही में जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट जैसे पास हुआ तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सबने पीआईएल दायर की, अर्जियां लगाई अपनी, वो एक होल्ड लगे, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जा रहा है, और आपने भी एसडीपीआई ने भी इसको वहाँ पे दाखिल किया है। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या मतलब एडवांटेज का हो या क्रेडिट लेने की होल्ड लगी हुई है? देखिए, मैं बाकी के बारे में तो मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत संजीदगी के साथ इसको लड़ेगी, और उसको आप समझ सकते हैं हम होड़ में नहीं गए। हम लोग एक्ट बनते ही फौरन हमारे पास आज रिसीप्ट भी आ गई है, डायरी नंबर जो होता है वो भी हमको मिल गया, और हम लोग एज ए पिटिशनर जो, क्योंकि इसमें जस्ट पीआईएल नहीं बोल सकते आप कि जो पीआईएल का जो एंगल अब तक आता था वो पीआईएल का एंगल तो कि देश में किसी को भी उसका नुकसान हो रहा है तो किसी भी एक शहरी को कुछ नुकसान होता है, वो उसकी स्थिति नहीं है तो मैं उसकी पीआईएल डाल दूं। लेकिन एज ए मुस्लिम जो हम लोग इसमें रिट पिटिशन लगाई है, तो रिट पिटिशन का ये एंगल देखकर लगाई है कि ये इससे मैं एक बेनिफिशियरी होना था, मुझे नुकसान है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि मैं मस्जिद जाता हूँ,
मैं मेरे इंतकाल के बाद कब्रिस्तान जाता हूँ, मैं खानका जाता हूँ, मैं मदरसा जाता हूँ। तो ये सीधा सीधा जो एक सिटीजन के जो उसके धर्म के जो अधिकार हैं, जो संविधानिक मुझे अधिकार मिले हुए हैं, उसके खिलाफ ये बिल आया है, ये एक्ट बना है। तो उस एक्ट को चैलेंज किया है, क्योंकि बिल को चैलेंज करने के बाद तो वो साइड में पटक देंगे। इसलिए मुझे तो अभी तक जो नॉलेज है, एक्ट बनने के बाद जो रियल पिटीशन जानी चाहिए, वो फर्स्ट पिटीशन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की एज ए जिम्मेदार की हैसियत में मैं गया। जी न्यूज़ की एक न्यूज़ है अभी लेटेस्ट, वो दिखा रहा है कि यूपी में जो मतलब संदेहपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, वो लगभग 1 लाख प्रॉपर्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड की और 7,000 शिया वक्फ बोर्ड की सरकार अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। अब आप देखिए, अब आप उनकी साजिश तक पहुंच पा रहे हैं। वर्शिप एक्ट 1991 को उसको खुली तौर पर उल्लंघन करने के लिए संभल की जामा मस्जिद से लेकर आप जो बनारस की जो प्रयागराज के नाम, सॉरी, जो ये वाराणसी की जो जामा मस्जिद है और जो दीगर मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं, वो इनका टारगेट पर है। आप ये बताइए, कई 100 साल से यहाँ पर मस्जिदें हैं, कई 100 साल से यहाँ पर जो दीगर कब्रिस्तान हैं, इबादत गाहें हैं, खानकाएं हैं, उनके अगर पेपर नहीं होंगे तो क्या होगा? रजिस्टर वक्फ में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये दो चीजें एक साथ की है, एक वक्फ बाय यूजर्स और साथ ही साथ वर्शिप एक्ट 1991 को कंट्राडिक्टरी है। आपस में इसके अंदर जो है टकराव है कि जब आप एक तरफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करते हैं और आपने उसको जो है ये माना है कि हमारी 15 अगस्त 1947 से पहले जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन आप अब इसमें जो ये रजिस्टर वक्फ बाय यूजर का एक प्रावधान लाकर आप जो कह रहे हैं कि इसको रजिस्टर कराने की बात को लेकर, अभी तो ये तो कह रहे कि 25 के बाद क्यों होगी, लेकिन जो रजिस्टर नहीं है उनको क्या करेंगे आप? जबकि वो पहले वक्फ बाय यूजर में क्या था, वो जो इस्तेमाल के आधार पर, उसकी इबादत के आधार पर वो वक्फ में मानी जाएगी, लेकिन अभी रजिस्टर नहीं है तो अब आप इस साइड डोर से आके आप जो है हमला करना चाहते हैं। वर्शिप एक्ट को कमजोर करने के लिए तो एक्ट नहीं लाया गया है। राइट, बिल्कुल है, ये कहना चाह रहे हैं आप? डेमोक्रेसी को डाउन करने के लिए लेकर आया गया। वर्शिप एक्ट 1991 को जो है पूरी तरह से वायलेट करने के लिए लाया गया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वक्फ प्रॉपर्टी को खासकर जो है गरीब और पसमानदा मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि चंद लोग जो है इस पर कब्जा किए हुए हैं और बहुत बड़ी धांधली हो रही है। ये जो देश में विघटनकारी, मतलब मैंने बताया कि इनकी जो स्ट्रेटेजी या जो इनका जो वंश मिल रहा है ना, वो अंग्रेजों से मिल रहा है। फूट डालो राज करो। नंबर एक तो मुस्लिम्स में कोई फ्रैक्शंस नहीं है, और रही बात ओबीसी की, हमने पहले भी कहा है कि तमाम मुस्लिम्स ओबीसी में आना चाहिए, ठीक है, जो राजेंद्र सच्चर और मिश्रा कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक। तो ये फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें समझना चाहिए पसमानदा के नाम पर, या ये अशरफ और उसके बारे में बोलकर जिस तरीके से ये सेग्रीगेशन चाहते हैं कि ये बंटवारा हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कलमे के आधार पर वो सब एक हैं। रही बात गरीबी या उसकी जो ये आर्थिक स्थिति के मुताबिक, तो उसमें ये पसमानदगी का मामला नहीं है, हर गरीब को गरीब की हैसियत से देखा जाता है। तो ये एक तो ये बाइफर्गेशन करना वो ठीक नहीं है, और दूसरा जो ये अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं वो एक झूठ को फैला रहे हैं, वो बरगला रहे हैं लोगों को, जितना झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि वो उनको फॉलो करते हैं जो आज तक का रिपोर्ट है हमारी आज़ादी के बाद से। मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है कि पूरे विश्व में ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जिसने इतना खुला झूठ बोला होगा। फैक्ट चेक करना है तो आप फैक्ट चेक कर सकते हैं कि लाल किले से सबसे ज़्यादा अब तक ऐसा कौन प्रधानमंत्री जो झूठ बोला है, जिन्होंने उनके जुमले को जुमला कहा, जिन्होंने ये कहा कि 15 लाख जुमला है, वो है अमित शाह। उन्होंने ये नहीं समझा कि एक प्रधानमंत्री की कैंडिडेट को या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट को या एक होम मिनिस्टर के लेवल के कैंडिडेट को कितना सच्चा होना चाहिए। लेकिन ये लोग झूठ परोस कर, क्योंकि वो हिटलर के एक वजीर थे जिन्होंने कहा है कि किसी भी झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है, तो जो इसको फॉलो करते हुए मैं उनके झूठ का क्या जवाब दूँ आपको। लेकिन लोकसभा में और राज्यसभा में जब बहस चल रहा था तो उस वक्त बहुत सारे मुसलमान मिठाइयाँ बांट रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे समर्थन में। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बात कर रहे हैं आप,
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बात कर रहे हैं आप। लेकिन सरकार तो दावा कर रही थी कि मुसलमान जो है इस बिल से खुश है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच खुश है, उनको बोलना नहीं आता। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कौन है? भागवत जी डिसाइड करते हैं ना उनके ईमान को। हमारे ईमान को कौन डिसाइड करता है? कुरान और सुन्नत डिसाइड करता है ना। वो फर्क है, बड़ा फर्क है। लेकिन सर इस बात पे क्या कहेंगे, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन CNRC को लेकर हुआ था शाहीन बाग में, लेकिन आज नहीं तो समर्थन में पद यात्रा निकालने की तैयारी थी बीजेपी जो माइनॉरिटी का विंग है उसकी, उसे कैसे देखते हो? आपसे पहले पूछ रहे इस बात को शाहीन बाग। हमसे पहले नहीं पहुंचे। जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया जा रहा था, पूरे इंडिया में उस बिल को हमने उसकी प्रतियों को फाड़ा भी है, जलाया भी है कि असंवैधानिक है, देश विरोधी बिल लाया जा रहा है। और पूरे इंडिया के अंदर जमीन पर थे, हम मैदान में थे, सड़कों पे थे। हमने कहा था कि सड़क से संसद तक, संसद अगर तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। सड़क पर रहकर हमने इसकी मुखालफत में बड़ा अभियान चलाया है। एक ही दिन में बिहार और आंध्रा के अंदर नीतीश जी को भी और नायडू जी को भी बताया है कि आप लोग देश की आज़ादी के साथ और यहाँ की माइनॉरिटी के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, और देश के संविधान के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, लोग आपको भी उसी तरह से याद करेंगे जिस तरीके से सावरकर की गद्दारी को याद किया जाता है, या जिस तरीके से अंग्रेजों के चेले हुआ करते थे लोग, या अंदर खाने जिस तरह से काम किया करते थे, आज फासिस्ट लोगों के चेले बनकर जो काम कर रहे हैं, उनकी नस्लें उन्हें याद करेंगी गद्दारी के रूप में। सर लास्ट सवाल ये कि किस तरह आपको क्या लगता है, आपने काफी समझ है सबकी वक्त मिल गई, किस तरह ये रोका जा सकता है जो अमल में न लाया जाए? देखिए, दो तरीके हैं। एक तो हमको हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है, उसमें अपनी बात को एक तरह से पूरे विश्वास के साथ ऑथेंटिक तरीके से रखना होगा, दमदारी के साथ, कि दमदारी इन द सेंस कि इसमें फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये महज जल्दबाजी में कि नहीं हम भी हाजिर हैं साहब, या ये एक मार्केटिंग नहीं है। ये जो एक तरमीम बिल लेकर आए हैं और एक्ट बनाया है, किस तरह से इसके देश के जो हमारा गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, या जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो ये फैब्रिकेशन है उसको ब्रेक करता है, उन सारे एंगल को रखकर जब से ये पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, तब से हम लोग इस पर डिस्कशन कर करके हर एक पहलू को रखकर, और फिर 2 दिन से खास तौर पर जैसे ही ये बिल दोनों में पास किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाने तक, और अभी हम लोग उसको पिटीशन में दाखिल करने तक, हमने उस पर काफ़ी मंथन करके उसको पेश किया है। तो एक कानूनी लड़ाई आपको एक संजीदगी के साथ लड़नी पड़ेगी, उसकी एक तैयारी है। और साथ ही साथ सड़कों पर और मोहल्ला मोहल्ला लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाइयों, सिर्फ ये लड़ाई वक्फ की नहीं है। वक्फ तो है ही आपकी मजहबी आज़ादी को चैलेंज देने का है, लेकिन आने वाले समय में तमाम भारतीयों को समझना चाहिए कि ये आपकी शहरियत को चैलेंज होने वाला है आने वाले समय में। सेकेंड डे देखिए अभी क्या जो ऑर्गेनाइजर जो वहां से डिसाइड करके इनको एजेंडे भेजता है बीजेपी को, उसने कैथोलिक चर्च पर अटैक करना शुरू करना है, कैथोलिक चर्च पर चले गए। कल अभी हमारे जो ये सिख भाई हैं, आज उन्होंने भी डिसीजन लिया है, वो लोग भी जो ये वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ अदालत में जा रहे हैं, जो ये अकाली दल है और दिगर जो सिख भाई हैं हमारे भारतीय, ऐसे ही सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये हमारे जितने भी ऑफिसी भाई हैं, वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ना समझे इसको, क्योंकि आपको आपकी रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा से एक तरफ रख के, मैं हमेशा बोलता हूं इसको, कि आप अपने बारे में सोचने के बजाय आप इस सत्ता में जो बैठकर आप मलाई खाने वाले लोग हैं उनके गुलाम हो जाएं, उस पर यह काम कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना होगा इस देश में जिस तरह से भगत सिंह और अशफाकुल्ला खां और राम बिस्मिल ये जो साथ मिलकर काम किए हैं, उस तरह से फिर हमारी आज़ादी को बचाने के लिए एक होकर हमें हमारे संविधान और लोकतंत्र को बचाना होगा, आज़ादी को बचाना होगा।